हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज डिस्क्रीट मैथ के इस लेक्चर 3 में हम बात करेंगे सेट थ्योरी, लॉजिक एंड प्रूफ्स के पार्ट 3 की, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोपोजिशंस, जो प्रोपोजिशनल कैलकुलस वाला पार्ट है, जिसमें हम कंपाउंड प्रोपोजिशंस देखेंगे। उसके अंदर निगेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, बाय इम्प्लीकेशन या बाय कंडीशनल देखेंगे। देन कन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव एंड इन्वर्स देखेंगे। ट्रूथ टेबल देखेंगे। कंपाउंड प्रोपोजिशन के प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर भी देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रोपोजिशन होता क्या है। तो देखिए, बेसिकली प्रोपोजिशन जो है वो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बट दोनों नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर हमने कहा कि 2 + 2 = 4 तो ये एक प्रोपोजिशन है क्योंकि ये ट्रू है। और अगर हमने कहा 2 + 2 = 5 तो ये भी एक प्रोपोजिशन है क्योंकि ये फॉल्स है। तो मतलब प्रपोजिशन एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता है कि हम कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, वो या तो ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है। दोनों केस में से हम कहेंगे ये एक प्रोपोजिशन है। ठीक है, ओके। नाउ अब इसमें कुछ एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए कि कभी ट्रू कभी फॉल्स या कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ जगह जहाँ पे मैंने अभी बोला प्रोपोजिशन नहीं होते, जैसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है या कोई कमांड दे रहा है, वहाँ पे प्रोपोजिशन नहीं माना जाएगा। जैसे व्हाट टाइम इज़ इट, इसे हम नहीं बोल सकते कि ये ट्रू या फॉल्स क्या है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई ट्रू फॉल्स की बात ही नहीं चल रही है, डिक्लेरेटिव है ही नहीं, ये क्वेश्चन मार्क वाला है। ठीक है, देन रीड दिस केयरफुली, ये कमांड है, तो इसमें हम क्या ट्रू फॉल्स देंगे। ठीक है, तो ये सब प्रोपोजिशन नहीं है। सिमिलरली कुछ ओपन सेंटेंसेस जो होते हैं वो भी प्रोपोजिशन नहीं होते हैं। जैसे x + 1 = 2। अब जब तक x की वैल्यू हम नहीं डालेंगे, हमें कैसे पता चलेगा ये ट्रू है कि फॉल्स। तो जब नहीं पता चल रहा है, एम्बिग्विटी है, तो उस केस में ये क्या है, प्रोपोजिशन नहीं है। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं होगा, जब तक उसे हम ट्रू फॉल्स में सेग्रीगेट नहीं कर सकते, तब तक नहीं बोलेंगे कि वो प्रोपोजिशन है। तो आई होप आप लोग को ये प्रोपोजिशन है कि नहीं ये समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं कुछ और चीज़ें इनसे रिलेटेड, जैसे प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स। अब जो ये प्रोपोजिशन है, इन्हें डिनोट करने के लिए कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी मैंने कहा 2 + 2 = 4, तो ये तो एक प्रोपोजिशन है, इसे एक वेरिएबल में रखेंगे तो वो वेरिएबल का नाम P, Q, R जो स्मॉलर लेटर्स होते हैं वो होते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये प्रोपोजिशन है P, जिसके अंदर ये जो है वो काम चल रहा है, राइट। अब ये पूरे के पूरे प्रोपोजिशन को एक पर्टिकुलर वेरिएबल से ही डिनोट किया जाता है। जैसे इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, तो इसे हम एक सिंपल एक वेरिएबल P में या Q में या R में किसी एक में रख देंगे। ठीक है, नाउ ट्रूथ वैल्यू क्या होता है। देखिए, ट्रूथ वैल्यू जो होता है वो होता है आइदर ट्रू या फॉल्स। तो अभी जस्ट मैंने कहा कि जब कोई डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट या तो ट्रू या फॉल्स होता है तो प्रोपोजिशन कहलाता है। तो हर एक प्रोपोजिशन का एक ट्रूथ वैल्यू होगा, और वो ट्रूथ वैल्यू यही होता है कि वो ट्रू है या फॉल्स। इसे ही कहते हैं ट्रूथ वैल्यू ऑफ दैट प्रोपोजिशन। अब इसके बेस पे अब देखिए एटॉमिक प्रोपोजिशन क्या होता है। एटॉमिक प्रोपोजिशन वो प्रोपोजिशन है जिसे फर्दर हम तोड़ नहीं सकते हैं, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पार्ट्स। ठीक है, जैसे अगर हम बोलेंगे कि 2 इज़ एन इवन नंबर, तो ये एक एटॉमिक प्रोपोजिशन, इसे तोड़ नहीं सकते हैं। बट अगर हमने कहा 2 इज़ एन इवन नंबर एंड 3 इज़ एन ऑड नंबर, अब इस केस में देखो कि ये जो है 2 इज़ एन इवन नंबर, अगर सिंपल अगर बस इतना ही था, एटॉमिक था, इसे और हम तोड़ नहीं सकते। बट ये जो सेंटेंस है 2 इज़ एन इवन नंबर एंड 3 इज़ एन ऑड नंबर, तो ये एंड की मदद से दो जो है प्रोपोजिशन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं एक प्रोपोजिशन P में, और इसको नीचे वाले को तोड़ सकते हैं प्रोपोजिशन Q में। ठीक है, और बीच में कैंड लगा सकते हैं कि ये जो है हमारा भैया एटॉमिक नहीं है, ये अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो जो हमारा फील्ड ऑफ स्टडी है जो इस तरह के प्रोपोजिशन से डील करता है उसे कहते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक या प्रोपोजिशनल कैलकुलस, ये टर्म्स भी आएंगे। अब देख लेते हैं कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या क्या होते हैं। तो कंपाउंड प्रोपोजिशन तब होता है जब हम एक या एक से ज़्यादा प्रोपोजिशन को आपस में कंपाउंड कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, और उनसे कोई तीसरा प्रोपोजिशन निकालते हैं। जैसे सबसे पहला होता है निगेशन। इसमें तो बेसिकली मल्टीपल प्रोपोजिशन नहीं यूज़ होते, एक ही प्रोपोजिशन यूज़ होता है। एकमात्र यही ऐसा है कंपाउंड जिसमें सिंगल प्रोपोजिशन पे काम चल जाता है। ठीक है, तो निगेशन क्या होता है, निगेशन ऑफ P, दैट इज़ कोई प्रोपोजिशन का निगेशन
डिनोटेड होता है इस सिंबल से, ठीक है, आगे में एक टिल्ट होता है इस तरह से, ठीक है। बट इसको अदर मेथड्स भी हैं डिनोट करने के, कभी कभी इट्स कम्प्लीटली टिल्ट पी से, माइनस पी से, पी डैश से, एन पी से या नॉट पी से भी हम संबोधित करते हैं। ये सारे फॉर्म्स यूज हो सकते हैं, तो घबराना नहीं है अगर इनमें से कोई भी आ जाए एग्ज़ाम में तो, राइट। तो इसका क्या मतलब होता है निगेशन वाले का, ये पढ़ा जाता है इट इज़ नॉट द केस दैट पी, या इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं ग्रामेटिकल वे में, ठीक है। जैसे कोई एक एग्जांपल है माइकल्स पीसी रन लिनक्स, तो उसका निगेशन क्या होगा, इट इज़ नॉट द केस दैट माइकल्स पीसी रन लिनक्स, या अगर और सिंप्लीफाइड करें तो माइकल्स पीसी डज नॉट रन लिनक्स, ठीक है। हम इस तरह से भी हम इसे निगेशन वाले को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। तो ट्रूथ टेबल क्या होता है निगेशन केस में, चूँकि एक ही वेरिएबल पे लगता है तो सिंगल हमने वेरिएबल का यहाँ बनाया है। वो क्या है कि अगर ट्रू रहेगा ओरिजिनल हमारा प्रोपोजिशन तो निगेशन पी में फॉल्स हो जाएगा, और ओरिजिनली फॉल्स रहेगा तो निगेशन पी में ट्रू हो जाएगा, मतलब जो भी रहेगा ट्रूथ वैल्यू वो उल्टा हो जाएगा, राइट। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है, कनेक्टिव्स बोलते हैं जिसको, ये निगेशन के लिए जो है ये एक यूनरी ऑपरेटर है। मतलब इसमें कोई भी ऑपरेटर यूनरी कब होता है, जब वो सिंगल एक ही एलिमेंट पे लगता है, ठीक है, सिंगल प्रोपोजिशन पे, इसलिए यूनरी। बाकी जो अदर लॉजिकल ऑपरेटर हैं वो सब बाइनरी हैं, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल प्रोपोजिशन पे लगते हैं, टू या टू से ज़्यादा मोर कम प्रोपोजिशन पे लगते हैं। समझ गए होंगे यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स क्या है। यूनरी जो सिंगल प्रोपोजिशन पे लगता है, बाइनरी जो दो या दो से ज़्यादा पे लगता है, ठीक है। अब दूसरा जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो है कंजंक्शन, या जिसे हम लॉजिकली एंड भी कहते हैं। तो इसमें दो प्रोपोजिशन को इस सिंबल से, लॉजिकली एंड वाले सिंबल से ऐड कर दिया जाता है। मान लो P है एंड Q है, तो दोनों के बीच में लॉजिकल एंड लगा दिया, और इसे हम कहते हैं कंजंक्शन ऑफ P एंड Q, ठीक है। सो ये पढ़ा कैसे जाता है P एंड Q ऐसे ही, और इसका रूल ये है कि ये ट्रू तब होगा जब दोनों P और Q दोनों ट्रू होगा। अदरवाइज़ ऐसा नहीं कि कोई एक ट्रू हो जाए तो हो जाएगा ट्रू। ये P एंड Q तब ही ट्रू होता है जब दोनों P एंड Q पूरा ट्रू हो। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि लाइक अगर ऐसा है कि इट इज़ रेनिंग, हमने इसे ले लिया P में और Q में ले लिया 2 + 2 = 4, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये ट्रू तभी होगा जब ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा, अदरवाइज़ केसेस में फॉल्स हो जाएगा। एंड में यही होता है, राइट। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, और ट्रूथ वैल्यू भी दी हुई है कि जब दोनों ट्रू होगा तो ट्रू होगा, अदरवाइज़ अगर एक भी फॉल्स हो, जैसे ये फॉल्स हो तो फॉल्स हो जाएगा, इस केस में ये फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, इस केस में तो दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रूथ टेबल हमें सारे कंपाउंड प्रोपोजिशन का याद होना चाहिए कि कैसे कैसे चीज़ें होती है, काफ़ी आसान है, ठीक है, आप एक नज़र मारोगे हो जाएगा। अब एक चीज़ और इसमें नोट देने वाली बात यह है कि कभी कभी एंड पता नहीं चलता है कि एंड लिखा हुआ है, वो बट के फॉर्म में रहता है, बट हमें ध्यान दे देना है। जैसे द सन इज़ शाइनिंग बट इट इज़ रेनिंग, इसका मतलब हुआ द सन इज़ शाइनिंग एंड इट इज़ रेनिंग, ठीक है। तो ये सब भी एंड वाला ही है। तो बट वाले जितने भी एग्जाम्पल आते हैं वो जो है वो एंड वाले केस में जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बट की तरह भी हम लिख देते हैं, तो एग्ज़ाम में इस तरह से भी आ सकते हैं क्वेश्चन घुमा के, एंड की जगह बट दे देंगे। नाउ अब डिसजंक्शन हम पढ़ेंगे, दैट इज़ लॉजिकल और। तो हमने लॉजिकल एंड देख लिया, तो लॉजिकल और भी देखेंगे। ये कैसे पढ़ा जाता है, P और Q, इस तरह से P और Q। और ये क्या होता है, हर केस में ट्रू होता है, केवल एक ही केस में फॉल्स होता है जब दोनों P और Q दोनों फॉल्स हो जाए, ठीक है। अदरवाइज़ हर एक केस में इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू ही रहता है। जैसे यहाँ देखिए, दोनों ट्रू है तो ट्रू है, दोनों में से कोई एक ट्रू है, P भी ट्रू है तो ये ट्रू है, दोनों में से कोई एक ट्रू है, देखिए Q ट्रू है तो ये भी ट्रू है, और दोनों जब फॉल्स है तभी जाके फॉल्स होता है। तो डिसजंक्शन या लॉजिकल और ज़्यादातर समय ट्रू ही रहता है। ये फॉल्स तब होता है जब दोनों के दोनों हमारे P एंड Q फॉल्स हो जाएं, राइट। अब इसके भी कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे P है हमारा, स्टूडेंट हैज़ टेकन कैलकुलस, ठीक है, और Q है स्टूडेंट हैज़ टेकन इंट्रोडक्टरी कंप्यूटर साइंस। तो ऐसा एक स्टेटमेंट बना सकते हैं, स्टूडेंट हु हैज़ टेकन कैलकुलस और इंट्रोडक्टरी कंप्यूटर साइंस कैन टेक द क्लास, ठीक है। तो लॉजिकल फॉर्म इस तरह से होता है इसका, ये V के फॉर्म में होता है, V जैसा होता है ये डिसजंक्शन, ठीक है, P डिसजंक्शन Q, ठीक है। और कंजंक्शन जो हमने पढ़ा था, ठीक है, इसे जस्ट पिछले स्लाइड में, तो वो क्या था, ये दिखाया जाता है P इस तरह से, इन्वर्टेड V की तरह से कंजंक्शन दिखाया जाता है, और डिसजंक्शन V नॉर्मल V की तरह।
अब एक होता है कंडीशनल स्टेटमेंट इम्प्लीकेशन, इसका भी बहुत यूज़ होता है। ये क्या होता है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, जैसे P इफ़ P देन Q, इसको पढ़ा जाता है इफ़ P देन Q, अगर P वाल होगा तभी Q होगा, राइट। सो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, इसका ट्रूथ वैल्यू कहता है कि ये फॉल्स एक ही केस में होता है, जब P तो ट्रू है बट Q फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज़ हर केस में ट्रू होता है। देखिए यहाँ ट्रूथ वैल्यू देखिए, जब दोनों ट्रू है तो भी ट्रू है, ये ट्रू है ये फॉल्स है तब फॉल्स, एक ही केस में फॉल्स होता ही है कि हमारा P जो है प्रोपोजिशन वो ट्रू हो बट Q फॉल्स हो जाए, तभी ये P इम्प्लाइज Q फॉल्स होता है। अदरवाइज़ देखिए एक P ही फॉल्स है, Q ट्रू है तो भी ट्रू है, अगर P एंड Q दोनों फॉल्स हैं तो भी ये ट्रू है, ठीक है। तो ये होता है कंडीशनल स्टेटमेंट या इम्प्लीकेशन का ट्रूथ टेबल जो हमें याद रखना होता है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे इफ़ यू गेट 100% ऑन द फाइनल देन यू विल गेट एन ए ग्रेड, एन ए मतलब ग्रेड की बात हो रही है, तो P इसमें हम बोल सकते हैं यू गेट 100% ऑन फाइनल, Q बोल सकते हैं यू विल गेट एन ए, ठीक है। तो अगर 100% अगर मिलता है फाइनल में तब तो ए मिल ही जाएगा, अगर 100% मिलता है मगर फिर भी ए नहीं मिलता है तो ये हमारा कंडीशन मान लीजिए वायलेट हो गया। इस तरह से चीज़ें चलती हैं, ठीक है। अब फेल कंडीशन भी बता ही दिए, जब पहला वाला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो, अदरवाइज हर कंडीशन में पास ये ट्रू ही होता है, राइट। नाउ हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू कंडीशनल स्टेटमेंट या इम्प्लीकेशन इसके डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं कन्वर्स, एक को बोलते हैं कॉन्ट्रापोजिटिव, एक को बोलते हैं इन्वर्स। तो कन्वर्स में क्या होता है, अगर हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q है तो कन्वर्स बोलता है Q इम्प्लाइज P, ठीक, पलट दो, ये एक स्टेटमेंट बनाओ Q इम्प्लाइज P, ये होता है कन्वर्स। लेकिन कॉन्ट्रापोजिटिव बोलता है कि ये तो पलट दियो, बहुत अच्छा किया, अब दोनों क्या कि निगेशन लगा दो, ये हो गया कॉन्ट्रापोजिटिव कि निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P, ठीक है। और एक तीसरा रूल जो है वेरिएशन इन्वर्स का, वो बोलता है कि नहीं P Q तो रहने ही दो, बस P और Q के सामने एक निगेशन लगा दो, तो ये हो जाता है इन्वर्स, ठीक है। तो हमने देख लिया कन्वर्स क्या है, P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स है Q इम्प्लाइज P। कॉन्ट्रापोजिटिव क्या है, निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P, और इन्वर्स क्या है, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q, राइट। तो ये सारे कुछ रूल्स हैं वो देख लेंगे। अब क्या होता है कि एग्ज़ाम्पल की बात करें तो एक हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, द होम टीम विन्स वेन एवर इट इज़ रेनिंग, ठीक है। तो जो हमारा होम टीम है, जैसे IPL वगैरह में आप देखते हो कोई टीम जो है अपने होम ग्राउंड पे अच्छा खेलती है और हमेशा जीतती है, तो वही इस तरह का एक दिया है एग्जांपल, द होम टीम विन्स वेन एवर इट इज़ रेनिंग, जब भी बारिश होती है तो होम टीम जीत जाती है, ठीक है। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज़ रेनिंग P में ले लेते हैं, होम टीम 1 G में ले लेते हैं। तो इसको हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रीपोजिशन, P इम्प्लाइज Q, क्योंकि क्या है जब बारिश होती है तब तो होम टीम जीतता है, तो P को पहले रखेंगे और P इम्प्लाइज Q के टर्म्स में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका अगर हम कॉन्ट्रापोजिटिव कन्वर्स और इन्वर्स निकालें तो क्या होगा, कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q, दोनों शब्द को निगेट कर दो। तो Q में था हमारा होम टीम विन, तो इसको निगेट करो, इफ़ द होम टीम डज नॉट विन, ठीक है, निगेट कर दिए। देन हमारा क्या था, इट इज़ रेनिंग था, तो उसको उल्टा करो, इट इज़ नॉट रेनिंग। सो इफ़ द होम टीम डज नॉट विन देन इट इज़ नॉट रेनिंग, ये हो गया कॉन्ट्रापोजिटिव, ठीक है, बना दिया हमने कॉन्ट्रापोजिटिव। अब चलेंगे कन्वर्स पे। कन्वर्स क्या करता है, सिंपल पलट देता है, P इम्प्लाइज Q को Q इम्प्लाइज P बना देता है और कुछ नहीं। तो ये इफ़ द होम टीम विन्स, ठीक है, देन इट इज़ रेनिंग, ठीक है, ओके। नाउ इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स होता है नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q। तो नेगेशन ऑफ P क्या है, इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग, क्योंकि P है रेनिंग, तो नेगेशन ऑफ P है इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग। देन होम टीम डज नॉट विन, ये नेगेशन ऑफ Q है, होम टीम विन कर रहा है, ये Q है, तो नेगेशन ऑफ Q है, देन होम टीम डज नॉट विन। तो ये हमारा इन्वर्स वाला फॉर्म हुआ इस स्टेटमेंट का, ठीक है। तो कुछ लॉजिकली इक्विवेलेंस हैं जो आप चेक कर सकते हो कि कंट्रापोजिटिव लॉजिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं, या कुछ कन्वर्स और इन्वर्स में कुछ रिलेशन है कि नहीं। बट इसी तरह से हम चीज़ों को कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव में चेंज करते हैं, राइट। अब देख लेते हैं थोड़ा सा बाय कंडीशनल का, इसका भी यूज़ बहुत होता है। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट काम करता है इफ़ एंड ओनली इफ़ की तरह, मतलब इफ़ हम बहुत जोर डाल रहे हैं कंडीशन पे, जैसे P हम एक एग्जांपल लेंगे, उससे पहले थोड़ा समझा देते हैं कि ये जो बाय कंडीशनल है ना, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट कैसे होता है, इस दोनों के, कि P इम्प्लाइज Q एंड अगर Q इम्प्लाइज P भी है
तो उसे कहते हैं कि P बाय इम्प्लीकेशन Q। ठीक है, ओके। तो इसमें एक एग्जांपल है, P है यू कैन टेक द फ्लाइट, Q है यू बाई अ टिकट। देन P बाय इम्प्लीकेशन Q क्या होगा, यू कैन टेक द फ्लाइट इफ़ एंड ओनली इफ़, या इफ़ जोड़ दे रहा है। फ्लाइट तभी ले सकते हो जब अगर आपके पास एक टिकट पहले से ख़रीदा हुआ हो फ्लाइट का। ठीक है, तो ये इसकी ट्रूथ वैल्यू देख लेते हैं। इसकी ट्रूथ वैल्यू में क्या है कि ये जब दोनों सेम रहता है ना, या तो दोनों ट्रू रहे या दोनों फॉल्स रहे, तो उस केस में तो ये ट्रू हो जाता है। अदरवाइज़ अगर दोनों की वैल्यू डिफरेंट रहती है, चाहे कोई भी ट्रू रहे कोई भी फॉल्स रहे, तो ये फॉल्स रहता है, राइट। तो बाय कंडीशनल का ट्रूथ टेबल ऐसे ही काम करता है। ओके, नाउ अब है ट्रूथ टेबल ऑफ कंपाउंड प्रोपोजिशन। तो बहुत सारे टाइम हमें कंपाउंड प्रोपोजिशन के ट्रूथ टेबल बनाने पड़ेंगे। उस केस में क्या करेंगे, हम सारे कॉम्बिनेशंस के पहले ट्रूथ टेबल बना लेंगे एंड लास्ट में कंपाउंड प्रोपोजिशन के बनाएंगे। जैसे अगर हमें ये बनाना हो P और निगेशन Q इम्प्लाइज P एंड Q, तो हम पहले लिख लेंगे P लिख लेंगे Q लिख लेंगे, और इसके भी लिखने का तरीका होता है। क्या करेंगे, पहले वाले में हम लिख लेंगे P में T T F F, और दूसरे वाले में T F T F, इस तरह से करते चलेंगे। तो जितने भी वेरिएबल होते हैं ना, उस हिसाब से टेबल बना सकते हैं, राइट। ये T T F F और T F T F वाला तो अभी समझ में आ गया होगा, राइट। तो P एंड Q हमने डिनोट कर दिया। अब चूँकि सबसे पहले हम इस वाले पोर्शन का वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए हमें निगेशन Q भी चाहिए, तो हमने निगेशन Q भी अलग से निकाल लिया। जो भी Q होगा उसका उल्टा निगेशन Q, तो ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। अब इतना करने के बाद हम ये वाला पोर्शन निकालेंगे कंपाउंड प्रोपोजिशन का, अगर हमें ट्रूथ टेबल निकालना है। तो ये क्या है, P और, ये लॉजिकल और है, ठीक है, P और निगेशन Q। तो ये वाला ये हमारा बचा निगेशन Q के साथ और Q, ठीक है। तो ये एक ही जगह फेल कर रहा है जहाँ दोनों फेल हैं, अदरवाइज हर जगह पास कर रहा है। तो P और निगेशन Q यहाँ मिल गया हमें, इससे LHS तो यहीं मिल गया। अब RHS में P एंड Q देख लेते हैं। तो P एंड Q क्या है हमारा, ये ट्रू है, दोनों ट्रू है, बाकी सारे केस में फॉल्स होते हैं जब तक दोनों ट्रू नहीं होता है। अब जब हम इसका कंपाउंड प्रोपोजिशन दिस इम्प्लाइज दिस निकालेंगे, तो इस प्रॉपर इस वाले को हम P मानेंगे, इस वाले को हम प्रॉपर Q मानेंगे, और तब हम P इम्प्लाइज Q का रूल लगाएंगे, राइट। सो ये कब फॉल्स होता है, जब पहला वाला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो। तो ये ऐसा केस एक ही बन रहा है, नहीं, एक यहाँ एक नीचे भी है, TF TF वाला दो केस बन रहा है। तो ये F इस दोनों में रहेगा, दूसरे चौथे नंबर पे इसका, ठीक है। बाकी हर जगह पे कहीं भी वो कंडीशन नहीं बनाया तो आप आँख मूंद के TT लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप कंपाउंड प्रीपोजिशन के ट्रूथ टेबल की मदद से बना सकते हो, राइट। नाउ एक लास्ट चीज़ बच गई, प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस क्या होता है कि मान लीजिए मल्टीपल ऑपरेटर्स एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि किसे पहले यूज़ करना है, किसे पहले अप्लाई करना है और किसे बाद में, उसके लिए आता है प्रेसिडेंस। तो प्रेसिडेंस ये होता है, निगेशन जो ऑपरेटर है अब उसका सबसे ऊपर होता है प्रेसिडेंस 1, देन एंड का 2 नंबर पे, देन और का 3 नंबर पे, देन इम्प्लीकेशन 4 नंबर पे, देन बाय इम्प्लीकेशन 5 नंबर पे। तो इस तरह से प्रेसिडेंस होता है, ताकि कभी भी कंपाउंड प्रोपोजिशन करने में हमें कन्फ्यूजन ना हो कि पहले क्या करना है। जैसे अगर हमें लिखना हो P एंड निगेशन Q और R, अब कैसे पता चलेगा कि पहले क्या करें। तो सबसे पहले जितने भी हमारे यहाँ पे कनेक्टिव्स हैं, एक ये है और है, एक नॉट है और एक ये है, सॉरी ये एंड है, ये नॉट है और ये और है। तो हमें चेक करना होगा कि सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसका है, निगेशन का है ऑब्वियसली 1 नंबर पे। तो हम सबसे पहले निगेशन ऑफ Q परफॉर्म करेंगे, देन देखेंगे एंड और में किसका ज़्यादा है। तो देखिए एंड का ज़्यादा है 2 नंबर पे, तो हम नेक्स्ट परफॉर्म करेंगे ये वाला, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर लास्ट में सबसे प्रेसिडेंस सबसे कम क्या है, और वाले का। तो ये होने के बाद जो बचेगा उसका फिर और कर देंगे हम ये R के साथ, और तब लास्ट में तीसरे नंबर पे ये होगा। तो अगर हम पैरेंथेसिस लगा दें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सबसे पहले ये होगा पैरेंथेसिस 1, 2 नंबर पे ये काम होगा और 3 नंबर पे ये काम होगा बार, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रेसिडेंस देख के लॉजिकल ऑपरेटर्स की हम बता सकते हैं कि कैसे कैसे ट्रूथ टेबल बनेगा और काम कैसे होगा, राइट। अब क्या होता है कि सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है पैरेंथेसिस लगाना। ये प्रेसिडेंस याद करना नहीं याद करना ये तो फिर रटने टाइप की बातें हो जाती है, बट अगर आप इस तरह से ब्रैकेट्स लगाते हो ना तो ये अनएम्बिगुअस होता है और
इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, राइट। प्रेसिडेंस वगैरह का कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, ये लॉजिक वाला, प्रोपोजिशनल लॉजिक वाला पार्ट। तो थैंक्स फॉर